नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक पशुपालन से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रानीखेत बीमारी किस वायरस के कारण होती है? क्या पूछा गया है कि रानीखेत बीमारी किस वायरस के कारण होती है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है पास्चुरेला माल्टोसिडा। ऑप्शन बी में दिया गया है इमेरिया टेनिला और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है हर्पिस बी ग्रुप वायरस और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है पैरामिक्सो वायरस। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि रानीखेत बीमारी क्या होती है? रानीखेत बीमारी मुर्गियों के अंदर होने वाला एक संक्रामक या वायरल रोग है, विषाणुजन्य रोग है, जिसके कारण मुर्गियां कमजोर हो जाती हैं और खाना पीना बंद कर देती है, जिससे 1 या 2 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मुर्गियों में होने वाला सबसे खतरनाक रोग है। घरेलू पक्षियों के साथ साथ ये जंगली जानवरों के अंदर भी हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर पास्चुरेला माल्टोसिडा, ऑप्शन बी में इमेरिया टेनिला और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया हर्पिस बी ग्रुप वायरस और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया पैरामिक्सो वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पैरामिक्सो वायरस होता है जो कि रानीखेत बीमारी पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है, एक विषाणुजन्य रोग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मुर्गियों में आंतरिक परजीवी है। क्या पूछा गया है कि मुर्गियों में आंतरिक परजीवी है? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आंतरिक परजीवी क्या है? व्हाट इज आंतरिक परजीवी? आंतरिक परजीवी क्या है? जो जीव के शरीर के अंदर रहते हैं, जीव के शरीर के अंदर रहकर उससे ही पोषण प्राप्त करते हैं। कोई भी जीव किसी अन्य जीव के अंदर रहकर उससे पोषण प्राप्त करता है, उसे आंतरिक परजीवी कहा जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है फित्ताकृमि, ऑप्शन बी में है गोलाकृमि और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कोक्सीडियोसिल और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो आंतरिक परजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फित्ताकृमि, गोलाकृमि और कोक्सीडियोसिस। फित्ताकृमि आंतरिक परजीवी है। ये सभी रीढ़धारी जिनके अंदर मेरुरज्जु प्रेजेंट होती है। क्या? जिनके अंदर मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी जिनके अंदर पाई जाती है, उनमें फित्ताकृमि परजीवी पाया जाता है। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया गोलाकृमि। गोलाकृमि क्या है? ये मनुष्य की आंत के अंदर पाया जाता है। गोलाकृमि ये एक हानिकारक होता है। गोलाकृमि शरीर में नुकसान देता है। तो ये तीनों ही आंतरिक परजीवी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मुर्गियों में बाह्य परजीवी है। क्या पूछा गया है? बाह्य परजीवी जो शरीर की सतह पर रहते हैं, शरीर की सतह पर रहकर रोग फैलाते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है चिचड़ी, ऑप्शन बी में है जू, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है बरूधी और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है तीनों सभी। तो बाह्य परजीवी ये तीनों ही बाह्य परजीवी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चिंचड़ी, जू और ये सभी मनुष्य के शरीर के बाहरी भागों पर रहते हैं और रक्त चूषण करते हैं। तो ये बाह्य परजीवी हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4, अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? क्या पूछा गया है कि अंडे की जो गुणवत्ता होती है वो किसके द्वारा निश्चित की जाती है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है टेस्लिंग, ऑप्शन बी में है केडलिंग, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है डबिंग, और ऑप्शन डी में है सभी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय होती है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कैडलिंग। कैडलिंग एक विधि होती है, ये सभी विधियां मुर्गी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अंडे की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए कैडलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रकाश का उपयोग किया जाता है, और देखा जाता है, कई बार देखा जाता है कि अंडे का बाहरी आवरण होता है, उसे खोल कहा जाता है, वो फटा हुआ या अजीब टाइप का आ जाता है। तो उसका निरीक्षण करने के लिए अंडे के अंदर आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मुर्गी पालन हेतु उत्तम पद्धति है। भारत में मुर्गियों के पालने की उत्तम पद्धति कौन सी है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है बैन्ट्री, ऑप्शन बी है विस्तार, ऑप्शन सी है सघन बिछाली, और ऑप्शन डी है गहरी बिछाली। ये चारों पद्धतियां मछलियों में मुर्गी पालन की पद्धतियां हैं। तो हमें पूछा गया कि सबसे उत्तम पद्धति कौन सी है, चारों पद्धतियों में सबसे उत्तम पद्धति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गहरी बिछाली। गहरी बिछाली पद्धति में क्या होता है, इसके अंदर मुर्गियों को एक निश्चित जगह पर रखा जाता है, जिससे अच्छी किस्म का मांस और अच्छे चूजे प्राप्त किए जा सके। इसे गहरी बिछाली पद्धति कहते हैं। इसमें मुर्गियों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मुर्गियों की खराब आदत जिसके कारण मुर्गियां एक दूसरे के पंख खींचना और अंडे फोड़ना क्या कहलाता है? मतलब मुर्गियों के अंदर भी खराब आदतें होती हैं, इसमें बताया गया है कि एक दूसरे के पंख खींचना स्टार्ट कर देती हैं, या फिर एक दूसरे के अंडे फोड़ना स्टार्ट कर देती है। इसे क्या कहा जाता है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है केपानाइजेशन, ऑप्शन बी है कैनवाबोलिज्म, और ऑप्शन सी है डबिंग, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा राइट होगा, आप बताइए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन केपानाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कैनवाबोलिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हिंदी में नरभक्षण। जिसे हिंदी में नरभक्षण कहा जाता है। क्या होता है कैनवाबोलिज्म या नरभक्षण? ये एक आनुवंशिक या पर्यावरणीय रोग है। मतलब इसमें एक ही प्रजाति के सदस्य दूसरे प्रजाति के हिस्से में आने वाले पदार्थों का उपभोग करने लगता है। मतलब एक दूसरे के बीच संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, जिसे नरभक्षण या कैनवाबोलिज्म कहा जाता है। इससे मुर्गियों में बहुत हानि होती है और पैदावार भी कम होती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, मुर्गी ग्रहों का
आदर्श तापमान कितना होता है? क्या पूछा गया है कि मुर्गी जिसके अंदर रहती है उसे मुर्गी गृह कहा जाता है या फार्म। उसका आदर्श तापमान कितना होता है? कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है मुर्गियों को? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 20 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी में है 50 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है 90 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऑप्शन डी के अंदर है 130 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 से 70 डिग्री टेम्परेचर। 50 से 70 डिग्री टेम्परेचर मुर्गी ग्रहों का आदर्श तापमान माना जाता है जिस पर मुर्गियां रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मुर्गे की कौन सी नस्ल का मांस काला होता है? क्या पूछा गया है कि कौन सी नस्ल है जिसका मांस काला होता है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है बाहिया, ऑप्शन बी है कड़कनाथ, ऑप्शन सी है घाघस और ऑप्शन डी है असील। ये सारे मुर्गे की नस्लों के नाम हैं। हमें पूछा गया है कि कौन सी नस्ल का मांस ब्लैक या फिर काला होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन बी कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गे की एक नस्ल है जिसका मांस काले रंग का होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मुर्गी में पहला डीवर्मिंग किस आयु में करना चाहिए? क्या पूछा गया है कि मुर्गी के अंदर सबसे पहले डीवर्मिंग किस आयु के दौरान करना चाहिए? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 3 माह, ऑप्शन बी है 2 माह के अंदर और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है 4 से 5 माह और ऑप्शन डी में है 6.5 माह। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि डीवर्मिंग क्या होता है? डीवर्मिंग क्या होता है? डीवर्मिंग का मतलब है एक मुर्गी के अंदर एक पद्धति होती है जिसे डीवर्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो किस आयु के दौरान डीवर्मिंग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 से 5 माह की आयु के दौरान डीवर्मिंग की क्रिया होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक दिन के चूजे का वजन कितना होता है? मतलब पूछा गया है कि मुर्गी का बच्चा जिसे चूजा कहा जाता है, एक दिन के अंदर उसका वजन या वेट कितना होता है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 10 से 15 ग्राम, ऑप्शन बी में है 20 से 25 ग्राम, ऑप्शन सी में पूछा गया है 35 से 40 ग्राम और ऑप्शन डी में है 50 से 55 ग्राम। तो एक दिन के चूजे का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 से 40 ग्राम वजन एक दिन के चूजे के अंदर होता है। नॉर्मली वेट 35 से 40 ग्राम होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मोल्टिंग क्रिया क्या कहलाती है? मुर्गियों के अंदर जो मोल्टिंग क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है मुर्गे द्वारा वीर्यपात करना, ऑप्शन बी में है पुराने पंखों का गिरना और नए पंखों का उगना, चूजों का अंडों से बाहर निकालने की प्रक्रिया
और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो मोल्टिंग क्रिया क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुराने पंखों का गिरना और नए पंखों का उगना। मुर्गी के अंदर एक स्टेज आती है जिसके दौरान उसके पुराने पंख गिर जाते हैं और नए पंख आने लगते हैं, उसे मोल्टिंग क्रिया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मुर्गी एक है। मुर्गी एक है। ऑप्शन ए में दिया गया है मांसाहारी, ऑप्शन बी है शाकाहारी और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है सर्वाहारी और ऑप्शन डी में है कि कोई भी नहीं। मुर्गी क्या है? सर्वाहारी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सर्वाहारी का मतलब क्या है? जो सभी मांस, शाकाहारी, सभी प्रकार का अन्न ग्रहण कर लेती है। मांस, दाना, चारा, सभी प्रकार का भोजन मुर्गी ग्रहण कर लेती है, इसलिए इसे सर्वाहारी की श्रेणी के अंदर रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रॉयलर के मांस में ब्रायलर के मांस में कितना प्रतिशत वसा होती है? क्या पूछा गया कि फैट की मात्रा कितनी होती है? तो ब्रायलर क्या है? ब्रायलर मुर्गे की एक नस्ल है। ब्रायलर मुर्गे की एक नस्ल है जिसे केवल मांस के लिए पाला जाता है। इसकी ज्यादा उत्पादकता मांस के लिए होती है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि फैट की मात्रा कितनी होती है, वसा की मात्रा कितनी होती है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 3 से 5%, ऑप्शन बी में है 7 से 9% और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि 1 से 2% और ऑप्शन डी में है 12 से 15%। तो फैट की मात्रा, इनमें से राइट आंसर बताइए आप, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 से 5% फैट की मात्रा होती है ब्रायलर ब्रायलर नस्ल के मुर्गे में। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कुक्कुट ग्रह में कुक्कुट घर, कुक्कुट या मुर्गी जिसके अंदर रहती है उसे मुर्गी का घर, कुक्कुट ग्रह में घर का फर्श जमीन में कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? मतलब घर का फर्श जमीन से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि 2 से 2.5 फीट, 2 से 2.5 फीट। ऑप्शन बी में दिया गया है कि 3 से 4 फीट। ऑप्शन सी में है 4 से 5 फीट और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो कुक्कुट गृह में फर्श से, जमीन से फर्श कितना ऊंचा रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 या 2 से 2.5 फीट, 2 फीट या फिर 2.5 फीट की ऊंचाई पर रखा जाता है जमीन से। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 100 मुर्गियों के पालन हेतु, क्या पूछा गया कि 100 मुर्गियों को पालने हेतु मुर्गी घर की क्रमश आदर्श लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए। मतलब 100 मुर्गियों को पालना है और उसके लिए मुर्गी घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर। मतलब 3 मीटर लंबाई होनी चाहिए और 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है कि 6 मीटर लंबाई है और 4.5 मीटर
ऊंचाई है और 3 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर ऊंचाई है। और ऑप्शन सी में दिया गया 8 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर। ऑप्शन डी में है 9 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 6 मीटर लंबाई होनी चाहिए। आदर्श घर की लंबाई 100 मुर्गियों को पालने हेतु 6 मीटर लंबाई होनी चाहिए और 4.5 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर होनी चाहिए इसकी ऊंचाई। ये घर आदर्श घर कहलाएगा 100 मुर्गियों के पालन हेतु। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रति मुर्गी को प्रतिदिन कितने ग्राम दाना चाहिए? क्या पूछा गया है कि प्रति मुर्गी को यानी एक मुर्गी को प्रतिदिन कितने ग्राम दाना देना चाहिए या निश्चित मात्रा क्या है दाने की एक मुर्गी के लिए? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि 100 से 120 ग्राम। ऑप्शन बी में है 150 से 200 ग्राम और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है 50 से 70 ग्राम और ऑप्शन डी में है 200 से 250 ग्राम 70। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 100 से 120 ग्राम दाना एक मुर्गी के लिए पर्याप्त माना गया है। एक मुर्गी को प्रतिदिन 100 से 120 ग्राम दाना देना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की जननी कौन है? क्या ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की जननी या जनक कौन है पूछा गया। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है विल्मर स्टील, ऑप्शन बी है जेम्स हार्बर, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है जॉन बुल्लर और ऑप्शन डी में है जॉन प्लूमर। तो देखिए इसका राइट आंसर ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल्मर स्टील। विल्मर स्टील ने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग का जनक कहा जाता है। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है? इसमें ब्रॉयलर नस्ल के मुर्गियों या मुर्गे का पालन किया जाता है। यह मांस उत्पादन के लिए इसका यूज किया जाता है। इस नस्ल से मांस पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है और इसमें अच्छी तरीके से मुर्गियों की देखभाल की जाती है। इसे ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा? पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका जनक कौन है और इसके अंदर पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग का क्या उद्देश्य है? किसी भी काम को करने के लिए कोई उद्देश्य होता है, तो देखते हैं इसके लिए क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है मांस उत्पादन, ऑप्शन बी है अंडा उत्पादन और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि वसा या तेल उत्पादन, ऑप्शन डी में है औषधि उत्पादन के लिए। तो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग एक अच्छी नस्ल है जिससे ब्लैक कलर का मांस प्राप्त होता है। तो इसका विशेष उपयोग मांस उत्पादन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके लिए ब्रॉयलर किस्म के मुर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसको यूज मांस उत्पादन के लिए किया जाता है और अच्छी तरह से देखभाल होती है और साफ सफाई का इसके अंदर विशेष ध्यान रखा जाता है। इस फार्मिंग के अंदर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और अच्छी तरीके का मांस और अच्छी किस्म के चूजे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है कि ये दूसरी पद्धति है लेयर पोल्ट्री फार्मिंग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि मांस उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी में है अंडा उत्पादन के लिए, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि वसा और तेल के उत्पादन के लिए, और ऑप्शन डी में है औषधि के उत्पादन के लिए। तो लेयर पोल्ट्री फार्मिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडा उत्पादन के लिए। इस किस्म के मुर्गे या मुर्गियों से अच्छी किस्म के मुर्गी से अच्छी किस्म के अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छी किस्म के अंडे उत्पादन किया जा सकता है। इसका उपयोग व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। अंडों को व्यावसायिक तौर पर क्रय विक्रय में इसका यूज किया जाता है लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा गया है कि ग्रोअर मैनेजमेंट अवस्था कहलाती है। मतलब ग्रोअर मैनेजमेंट अवस्था क्या कहलाती है? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रोअर मैनेजमेंट अवस्था क्या है? कृषि फार्म या कोई किसी भी प्रकार का फार्म, अलग अलग तरह से इसका यूज होता है। जैसे मुर्गियों में फार्म बनाए जाते हैं तो उसका सारा रिकॉर्ड डेटाबेस ग्रोअर मैनेजमेंट के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका यूज ग्रोअर मैनेजमेंट इसे कहा जाता है। मतलब मुर्गियों की किस्मों का, लक्षणों का, सभी चीजों का इसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि आने वाले समय में देखा जा सके। तो देखते हैं इसके अंदर पूछा गया है कि ग्रोअर मैनेजमेंट कहलाती है। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि 1 दिन से 2 सप्ताह तक की आयु, बी के अंदर दिया गया 3 सप्ताह की आयु, और ऑप्शन सी में है 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक की आयु, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ग्रोअर मैनेजमेंट अवस्था, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक की आयु, मतलब 8 सप्ताह से जब तक उसका उत्पादन किया जाता है उसका सारा रिकॉर्ड ग्रोअर मैनेजमेंट अवस्था के अंदर देखा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।